आप अपनी व्यक्तिगत जो जानकारियाँ हैं कहाँ से आपने क्या किया और वो जानता। एक सर फ्रेशर विद्यार्थी हो जो इस क्षेत्र में आना चाहता हो उसके लिए क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या कौन कौन सी शिक्षा उसको लेनी चाहिए, एलएलबी कर ली उसके बाद में उसकी क्या अपॉर्चुनिटी रहती है। सर अगर कोई बच्चा आरजीएस की तैयारी कर रहा है तो उसमें सर उसको क्या क्या स्टेप लेने। गुस्से से और ईगो से गृहस्थी नहीं चलती है। सबसे पहले खुद पे एक युवा अधिवक्ता जो है जो इस प्रक्रिया से न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है उनके लिए सर आपको क्या सर एक से सामान्यतः क्या होता है सर, देखने में आता है कि एक सामान्य व्यक्ति कहीं जाता है, चाहे वो पुलिस स्टेशन जाता हो, चाहे वो किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास जाता हो, तो उसका व्यवहार जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए अलग होता है और एक वकील के लिए अलग होता है। सर इसके पीछे का कारण सर एक सामान्य आदमी अगर कोई शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन जाता है तो उसकी एफआईआर कई बार दर्ज नहीं की जाती है, तो उसके लिए सर आपकी क्या सुझाव है। नमस्कार, मैं संदीप सिंह और आप जुड़ चुके हैं भटनेर पब्लिक न्यूज़ से। आज हमारी चर्चा का विषय है कि क्षेत्र के नामी गिरामी एडवोकेट महेश जी बंसल जिनसे हम बातचीत करते हैं उन सामान्य लोगों के लिए क्या क्या कानून की जानकारी होनी चाहिए उस विषय में बातचीत करेंगे, और एक विद्यार्थी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, इस क्षेत्र में क्या क्या भविष्य है उनका, उस क्षेत्र में बातचीत करेंगे। तो नमस्कार सर, आप सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार संदीप जी, आपका और आपके चैनल भटनेर पब्लिक न्यूज़ का हमारे कार्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर आप अपनी व्यक्तिगत जो जानकारियाँ हैं कहाँ से आपने क्या किया और वो जानकारी। संदीप जी, सन 2005 में अन्नम लॉ कॉलेज हनुमानगढ़ से मैंने लॉ किया था। उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से पीजी डिग्री एलएलएम और डिप्लोमा ऑफ एनवायरमेंट लॉ में स्टडी की है। यही मेरा अध्ययन का आज तक का रहा है। सर एक सवाल है कि आप एक व्यापारिक फैमिली से, अच्छी व्यापारिक फैमिली आप इस क्षेत्र में आपके परिवार की मानी जाती है और आपने इस क्षेत्र को चुना, उसके पीछे का कारण सर क्या है। संदीप जी, सबसे बड़ा रीजन एक ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को वो कार्य करना चाहिए जो उसका रुचि का हो, और प्रारंभ से ही मेरा विधि के अंदर बहुत अच्छा इंटरेस्ट रहा है। इसी फील्ड को आगे बढ़ाने का मन था, इसलिए मैंने व्यापारिक फैमिली से होते हुए भी इस न्याय के फील्ड के अंदर आना अपने आप को ज़्यादा उचित समझा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को एक सहूलियत और अच्छे तरीके से न्याय सुलभ करवा सकें और इसमें हमारा कुछ योगदान हो सके। इसी उद्देश्य के साथ इस फील्ड में मैं आना चाहता। एक सर फ्रेशर विद्यार्थी हो जो इस क्षेत्र में आना चाहता हो उसके लिए क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या कौन कौन सी शिक्षा उसको लेनी चाहिए, किस तरीके से वो इसमें आगे बढ़ सकता है सर, वो जानकारी है थोड़ी सी एक विद्यार्थी के लिए। संदीप जी, आज सामान्य तौर पे हम ये देखते हैं कि जब कोई विद्यार्थी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है उसके बाद वो ये सोचता है कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए, और फिर वो सोचता है चलो कुछ नहीं मिला तो अपन लॉ कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को जहाँ तक हो सके अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करते ही उसके मन में एक ध्येय होना चाहिए कि मुझे किस फील्ड में आगे बढ़ना है, और विशेष रूप से सीनियर सेकेंडरी अर्थात +2 करने के बाद उसको पक्का ध्येय अपना बना लेना चाहिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है। और अगर +2 करने के बाद विद्यार्थी का ध्येय है लॉ फील्ड वकालत क्षेत्र में आना है, तो उसी समय उसको हो सके तो 5 ईयर लॉ में जाने का अपना उद्देश्य रखते हुए उसी हिसाब से तैयारी करें। और अगर वो 5 ईयर लॉ में नहीं जा पाता है तो ग्रेजुएशन करके 3 साल के लॉ वकालत की स्टडी में जरूर आए और अपना प्रारंभिक उद्देश्य पहले से तय रखे। अगर अपन को किसी मंजिल को प्राप्त करना है तो अपना उद्देश्य पहले से डिसाइड होना चाहिए। और मैं विद्यार्थियों से यही आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप हो सके जहाँ तक 10th नहीं तो +2 तक जरूर आप अपना भविष्य का जो भी आपका फील्ड आपको चयन करना है उसको अच्छी तरह से पहले ही डिसाइड करें। सर अगर मान लो किसी ने एलएलबी कर ली उसके बाद में उसकी क्या अपॉर्चुनिटी रहती है। लॉ करने के बाद में बहुत फील्ड हैं। प्राइवेट सेक्टर में अपन देखें तो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर लीगल एडवाइजर की काफ़ी वैकेंसीज आती रहती हैं, और काफ़ी आजकल के बच्चे 5 ईयर लॉ करने वाले काफ़ी ज़्यादा जाविर हैं इस फील्ड में, और बहुत सुनहरा भविष्य भी है। इसके अलावा जुडिशरी न्याय शिक्षा के अंदर न्यायपालिका की फील्ड के अंदर अगर कोई विद्यार्थी आए
तो उस हिसाब से अपने 3 ईयर लॉ के अंदर ही वो अपने कंपटीशन की तैयारी करे। बहुत बढ़िया फील्ड है, आजकल बहुत अच्छी जल्द ही वैकेंसी भी आती है आरजीएस की, उसी फील्ड के अंदर आए, उसी तरीके से तैयारी करे। साथ में एपीपी, जेएलओ और काफ़ी प्राइवेट कंपनियां वगैरह में इसमें बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी अगर इस फील्ड को चयन करता है तो उसका सुनहरा भविष्य है, बशर्ते बाकायदा प्लानिंग के साथ आगे बढ़े तो एक गोल्डन फ्यूचर के साथ उसको तरक्की मिलेगी। सर अगर कोई बच्चा आरजीएस की तैयारी कर रहा है तो उसमें सर उसको क्या क्या स्टेप लेनी चाहिए? अगर कोई विद्यार्थी आरजीएस राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो जहां तक हो सके, जैसे उसने लॉ में एडमिशन लिया, अपने ध्येय को उसी तरह से तैयारी रखें। सबसे पहले लॉ के वो सिलेबस को उसके अकॉर्डिंग पढ़े, उसी तरीके से कोचिंग लेवे, कम से कम नियमित अध्ययन। जुडिशरी में सफलता के लिए संदीप जी सबसे ज्यादा जरूरी है नियमित अध्ययन। अगर हम नियमित अध्ययन नहीं करते हैं तो हमें सफलता कभी नहीं मिलेगी। 3 साल लॉ कर रहा है विद्यार्थी, 3 साल लॉ के दौरान ही वो जुडिशरी को अपना ध्येय मानते हुए उस तरीके से नियमित अध्ययन करता रहे। लॉ के आरजीएस का जो सिलेबस है उसको मद्देनजर रखे और उसी के अनुसार आगे बढ़ता रहे विद्यार्थी। और जैसे ही एक तरफ लॉ कंप्लीट होती है, एज कंप्लीट होती है, उसी समय अपने मैदान में उतरे, बाकायदा उसको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आजकल राजस्थान हाई कोर्ट के अधीन चल रही है सारी वैकेंसीज ये जुडिशरी की, और राजस्थान हाई कोर्ट बहुत समय समय पे ये वैकेंसियां निकाल भी रही है। तो बच्चे के वो अच्छे लगातार 2 या 3, 4 साल तैयारी करने वाले बच्चे को 2 या 3 चांसेस मिल जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से तैयारी करने वाला कैंडिडेट सफल भी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज युवा अधिवक्ताओं के लिए ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। सर आजकल केसेस की संख्या, जैसे भारत के जो न्यायालय है उसमें केसेस की संख्या काफ़ी रहती है। आजकल हमारे क्षेत्र में किस टाइप के केसेस जो देखने को मिलने जा रहा था? संदीप जी, वर्तमान समय में अगर हम देखें तो हमारी न्यायपालिकाओं में, विशेष रूप से अधीनस्थ न्यायालयों में, लोअर कोर्टों के अंदर एक तो फैमिली मैटर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और दूसरे चेक बाउंस पराक्रम लिखित अधिनियम के केसेस वर्तमान समय में बहुत बढ़ रहे हैं। कोर्टों के अंदर दिन प्रतिदिन की संख्या बढ़ती जा रही है। इस समय सबसे ज्यादा केस लोग यही हैं अपने यहाँ पे। आजकल हमारे क्षेत्र में अपराध जो है वो किस टाइप का और बढ़ रहा है सर? एक तो ये फैमिली मैटर हो गया, मैंने आपको जैसे बताया, 138 के चेक बाउंसेस के केसेस, तीसरे 420 के केसेस। विशेष रूप से क्या हो रहा है कि जैसे अपन ये फैमिली मैटर के केसेस देखें तो इसमें क्या हो रहा है, एक तो वर्तमान समय के अंदर परिवार बहुत ज्यादा टूटते जा रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि हस्बैंड और वाइफ के मध्य सहनशीलता का नितांत अभाव है। परिवार जहाँ पे होगी, गृहस्थी जहाँ पे होगी, वहाँ पे थोड़े बहुत वाद विवाद, थोड़ा बहुत मनमुटाव, थोड़ा बहुत ऊंच नीच, थोड़ा बहुत कहना सुनना होता रहता है। और जब तक किसी भी पक्षकार के अंदर, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, धैर्य और सहनशीलता नहीं होगी, जब तक अपने गृहस्थ जीवन को अच्छी तरह सुधारने की, संवारने की मनसा नहीं रहेगी, उतावलापन अंदर रहेगा, क्रोध अंदर रहेगा, ईगो की भावना रहेगी, तब तक गृहस्थी सफल नहीं हो सकती। तो मेरा तो हर व्यक्ति से यही कहना है, भले वो पुरुष हो या स्त्री हो, सहनशीलता और धैर्य को बढ़ाइए। गृहस्थी इसी का नाम है। अदरवाइज गुस्से से और ईगो से गृहस्थी नहीं चलती है। सबसे पहले खुद पे नियंत्रण, खुद पर शासन, फिर अनुशासन, ये परिपाटी अगर लागू करें तो मेरे ख्याल से काफी संख्या में पारिवारिक मुद्दों की केसेस की संख्या अपने कोर्टों में कम हो सकती है। एक तो ये है। दूसरा, अपन देखें तो चेक बाउंसेस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन इन चेकों की संख्या बहुत बढ़ रही है। संदीप जी, आपने पहले देखा होगा कि जब भी कभी पैसों का लेन देन होता था तो पहले व्यवहारिक रूप से हुआ करता था। किसी को पैसे की जरूरत हुई तो दे दिए जाते थे, कोई भी बदले में ये चेक वगैरह नहीं लिया करता था। आजकल क्या हो रहा है कि कोई किसी को 2 रुपए देगा तो बदले में चेक भी लेता है वो। इसका सबसे बड़ा कारण ये है व्यवहार में कमी, करार में कमी, कहे गए समय पे लिए गए पैसे वापस देने का अभाव।
जब पैसे लेने का वक्त आता है तब झुक के आते हैं, पैसे देने का वक्त आता है तो आंख दिखाते हैं। ऐसे में विश्वास का अभाव हो गया। पैसे देने वाला चेक बदले में लेता है और बाद में आज कोर्टों के अंदर चेकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इन चेक के केस अगर हम अपने व्यवहार में सुधार करें, गए समय पे अपने करार का पालन करें, तो कुछ हद तक, यहाँ तक कि मैं तो कहूँगा काफी हद तक न्यायालयों के अंदर इन केसों की कमी हो सकती है। जी एक युवा अधिवक्ता जो है, जो इस प्रक्रिया से, न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, उनके लिए सर आपको क्या सलाह? संदीप जी, जो आजकल एक परिपाटी चली आ रही है कि लॉ में एडमिशन लिया, प्रथम वर्ष में ही विद्यार्थी जो है वो न्यायालय में आ रहे हैं। अच्छी बात है, इस फील्ड को चुना है, नॉलेज होना भी चाहिए, न्यायालय में आना भी चाहिए, परंतु विदाउट कॉलेज नो नॉलेज, एक परिपाटी ये भी है। तो मेरा युवा अधिवक्ताओं से, युवा विधि के विद्यार्थियों से ये अनुरोध है कि पहले आप अपना अध्ययन का कार्य पूरा करें। 3 साल तक नियमित रूप से जो अध्ययन का समय है महाविद्यालयों में, लॉ कॉलेज में, वो कंप्लीट करें। उसके बाद न्यायालयों में आए, क्योंकि अपन जब तक अच्छी तरह से स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमें प्रक्रिया का ज्ञान भी नहीं होगा। न्यायालयों में प्रक्रिया का ज्ञान तो होगा, परंतु वो ज्ञान तब कंप्लीट होगा जब हमें खुद को लॉ ऑफ लेटर का ज्ञान होगा, किताबी ज्ञान होगा। तो मेरा युवा अधिवक्ताओं से, सबसे युवा विधि के विद्यार्थियों से, अधिवक्ताओं से ये एक निवेदन है कि अधिक से अधिक समय अपने पढ़ने को देवें, सबसे ज्यादा पढ़ें, पढ़ने के बाद उसका मनन करें और मनन करने के बाद उसको तकनीकी फील्ड मैदान के अंदर उसको प्रक्रिया के रूप में लाएं, तभी हमें अच्छी सफलता इस फील्ड में मिल सकती है। एक से सामान्यतः क्या होता है सर, देखने में आता है कि एक सामान्य व्यक्ति कहीं जाता है, चाहे वो पुलिस स्टेशन जाता हो, चाहे वो किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास जाता हो, तो उसका व्यवहार जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए अलग होता है और एक वकील के लिए अलग होता है। सर इसके पीछे का कारण सर क्या? संदीप जी, इसके पीछे एक सामान्य सा रीजन है कि जब हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होगा तो सामने वाला हमें उसी तरीके से ट्रीट करेगा। एक अधिवक्ता जो होता है उसको विधि का ज्ञान होता है, उसको पता होता है कि मेरे राइट क्या है, मेरे ड्यूटीज क्या है। वो इसी ज्ञान के कारण सामने वाला बंदा जो होता है उस तरीके से उसके साथ ट्रीट करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को सामान्य विधि का ज्ञान होना चाहिए। जब तक हमें सामान्य ज्ञान नहीं होगा, सामान्य विधि का जनरल जो नेचुरल काम आने वाले अपने विधि के बिंदु हैं, उन सबका प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए, ताकि पुलिस प्रशासन या कोई भी जनप्रतिनिधि, हम किसी भी जगह जाएं, कहाँ भी जाएं, जैसे हमें अपने आरटीआई कानून का ज्ञान होना चाहिए कि हमें कौन से दस्तावेज कहाँ से लेने का अधिकार है, सामने वाला हमें कहाँ देने के लिए अवध है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं, हमारी ड्यूटीज क्या क्या हैं। जैसे अपन ये देखते हैं कि सामान्य व्यक्ति को कभी गिरफ्तार किया जाता है तो वो अचानक घबरा जाता है, जबकि उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मुझे किस कानून के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। जब उसे गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस की ड्यूटीज होती है कि उसको बताया जाए कि उसको किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, और गिरफ्तार करते ही तुरंत उसके द्वारा बताए गए बंदे को, व्यक्ति को सूचना दी जाए कि हमने फला आपके व्यक्ति को इस समय यहाँ पे गिरफ्तार कर रखा है, यहाँ पे वो अरेस्ट है, उसकी सूचना दी जाए और 24 आवर 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। सामान्य व्यक्तियों को कुछ विधि का ज्ञान होना चाहिए ताकि उसका कहीं पर भी कोई शोषण ना कर सके। इसलिए ऐसा होता है कि एक अधिवक्ता जहाँ पे जाता है वहां उसके साथ अलग रूप से ट्रीट किया जाता है, और सामान्य व्यक्ति के साथ ऐसा मान लिया जाता है कि उसे इन सब बातों का ज्ञान नहीं है और उसके साथ मनमानी तरीके से ट्रीट कर दिया जाता है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को विधि का सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए। सर भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जो संविधान लिखा गया था वो एक सामान्य आदमी के लिए लिखा गया था, बहुत सारे अधिकार उसको दिए गए थे। कौन कौन से जो अधिकार है वो एक सामान्य व्यक्ति को पता होना चाहिए, जो कहीं भी जाकर अपने अधिकारों का सही उपयोग कर सके? जैसा कि मैंने संदीप जी आपको बताया कि एक तो अपने को अपने आरटीआई कानून का पता होना चाहिए कि हम कहाँ से कब कब क्या क्या दस्तावेज ले सकते हैं। दूसरा, सामान्य व्यक्ति को ये भी ज्ञान होना चाहिए, जैसे महिला के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि महिलाओं को अपने सामान्य कानून का ज्ञान हो। आज जो हमारी बहनों के साथ में, बेटियों के साथ में, माताओं के साथ में कोई शोषण होता है, कोई अन्याय होता है,
तो उसे उसकी इत्तला कहाँ देनी है, कब देनी है, कैसे करना है, ये सब उनको ज्ञान होना चाहिए। जैसे आजकल हेल्पलाइन नंबर चल रहे हैं, सबको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि हमें तुरंत हमारे साथ कोई घटना घटी तो उसकी इत्तला देने, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी की सूचना कहाँ देनी है, कैसे देनी है, इन सब बातों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, जैसे कि आजकल बहुत सी आर्थिक योजनाएं चल रही है, सरकार द्वारा सहयोग दिया जा रहा है, उन योजनाओं को भी उनका ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए संदीप जी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम एक तो जैसे हमारे प्राइमरी अध्ययन के अंदर थोड़ा सा लॉ को जोड़ें। प्राइमरी अध्ययन के अंदर जैसे 6 to 10th क्लासेस के अंदर क्यों नहीं थोड़ा सा लॉ को, सामान्य लॉ को जोड़ दिया जाए, ताकि हर विद्यार्थी को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान हो सके। एक चीज तो ये हम कहना चाहेंगे। दूसरी चीज कि न्यायपालिका के अंदर एक बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है, निःशुल्क विधिक सहायता, और समय पर न्यायालयों के द्वारा बहुत से कैंप भी लगाए जाते हैं विद्यालयों के अंदर, सार्वजनिक स्थलों पे। उन कैंप्स के अंदर, उन सार्वजनिक स्थलों पर बहुत विधि का ज्ञान दिया जाता है। बहुत विद्वान अधिवक्तागण, हमारे न्यायाधीश महोदय आदि बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, निःशुल्क विधि सहायता मिलती है। आज प्रत्येक निर्धन व्यक्ति को जो कि विधिक सहायता अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको निःशुल्क विधि सहायता की प्रक्रिया लागू है। लेकिन क्योंकि आम जन को इस बात का ज्ञान नहीं है, जबकि हमारे यहाँ न्यायपालिका के अंदर, न्यायालयों के अंदर ये परिचालन है बहुत अच्छी तरह से, इसलिए उनको इन सब बातों का ज्ञान होना चाहिए। और किसी भी अधिवक्ता के साथ किसी भी व्यक्ति के पास जाएंगे, किसी भी न्यायालय में किसी से भी इन हेल्प के बारे में लिया जाएगा, पूछा जाएगा, तो मेरा ये मानना है कि प्रत्येक अधिवक्ता, प्रत्येक न्यायालय इस बारे में अपनी संपूर्ण हेल्प करेगा। सर, एक सामान्य आदमी अगर कोई शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन जाता है तो उसकी FIR कई बार दर्ज नहीं की जाती है, तो उसके लिए सर आपकी क्या सुझाव है? जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है संदीप जी, कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत बड़ा क्राइम हो तभी पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की जाती है। सामान्य जैसे 420 के अपराध या मारपीट के अपराध, सामान्य अपराधों के अंदर पुलिस के द्वारा FIR दर्ज नहीं की जाती है। जहां तक मेरा मानना है, शायद पुलिस ये सोचती होगी कि क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए वो उसको राजीनामे के थ्रू या कैसे न कैसे उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक हम FIR दर्ज नहीं करेंगे, जब तक हम पीड़ित की, विक्टिम की परेशानी को नहीं समझेंगे, तब तक उसे न्याय तो नहीं मिल सकता। और ऐसे में जब उसकी FIR दर्ज नहीं की जाती है, प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है, तो उस बंदे को मजबूरन न्यायालय के अंदर आना पड़ता है, जरिए कोर्ट परिवाद के थ्रू अपनी FIR दर्ज करवानी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। ऐसे में एक समाधान है कि जब FIR दर्ज नहीं की जाती है तो उसको SP कार्यालय के अंदर भी एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है, पुलिस अधीक्षक महोदय हनुमानगढ़ के समक्ष। वहाँ अपनी एप्लीकेशन देके भी वो FIR दर्ज करवा सकता है। फिर भी अगर नहीं होती है तो न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, न्यायालय में आए, अपनी इत्तला रिपोर्ट दर्ज करवाएं, उसको काफ़ी हद तक न्याय मिलने में सहायता हो। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी सर से हमें बहुत सारी जो विधि की जो जानकारी हैं वो मिली, और इसके लिए हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। और एक शालीन व्यक्तित्व के रूप में ये भादरा क्षेत्र के अंदर एक नामी एडवोकेट के रूप में काम करें, ये भादरा का सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका चैनल और आप दिन प्रतिदिन तरक्की करें, समाज के सामने एक आईने के रूप में सत्यता को प्रकट करें, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।